करने से स्टार्टअप बढ़ेगा और नए नए लोगों को रोजगार मिलेगा। सरकार ने इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई की सीमा 74% कर दिया। हालांकि वो बात अलग है कि जब गवर्नमेंट थे तो खुद मोदी जी एफडीआई के विरोध में थे। हालांकि खुद आरएसएस के संगठन भी इस एफडीआई के विरोध में, उन्होंने भी कहा है कि भाई इसको थोड़ा सा रिवाइज कीजिए। हालांकि ये गलत नहीं है, एफडीआई जरूरी है किसी भी देश के लिए। चाइना भी इतना डेवलप हुआ क्योंकि पूरी दुनिया से एफडीआई चाइना में चला आया था। तो एफडीआई गलत नहीं है, इससे इंश्योरेंस सेक्टर को बूस्ट मिलेगा और इससे कि नए नए रोजगार भी मिलेंगे। भारत सरकार बैंकों पे बढ़ रहे बोझ को ध्यान में रखते हुए और एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी एनपीए उसे कहते हैं कि जो बैंक ने जिस व्यक्ति को कर्जा दिया और वो व्यक्ति या तो कर्जा चुकाने से पहले भाग गया या सरेंडर कर गया, भैया हमको फांसी दे दो, कुछ भी कर दो, हम ये कर्जा नहीं चुका पाएंगे, तो बैंक का तो वो पैसा फंस गया ना। बैंक जो हमें लोन देती है वो अमीर लोगों का पैसा होता है, तो अमीर का जो पैसा होता है वही लोन के रूप में जाता है। तो ऐसा नहीं है कि आप अमीर को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, उसको भी ध्यान रखना है। जितने ज्यादा बैंक में पैसे रखेंगे, जितने ज्यादा उतना ही बैंक क्या कर सकती है, क्रेडिट यानी लोन दे सकती है और लोगों को नए नए उद्योग खोलने में आसानी होगी। लेकिन इसमें होता क्या था कि लोग पैसे लेके भाग जाते थे। तो जब तक लोग 50-60 करोड़ लेके नहीं भागते थे, सरकार उनके पीछे बहुत जबरदस्त तरीके से बैन नहीं लगाती थी, उनका पासपोर्ट वगैरह नहीं सीज करती थी। लेकिन इस बार के बजट में कह दिया गया अगर आप 20 लाख से ज्यादा का लोन लेके फरार हैं तो आप पे बहुत ज्यादा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा सरकार ने बैंकों को 20,000 करोड़ रुपए के लिए एक अलग से फंड बना दिया है कि मान के चलिए किसी बैंक का पैसा डूब रहा है, अब भाई वो बैंक बंद ना हो, इसलिए इसमें से उसे कुछ पैसे दे दिए जाएगा कि भाई तुम जल्दी जल्दी ये पैसा लो, रिकवरी करा लो। साथ ही ये कहा गया है कि जो लोग बैंक में पैसा रखने से घबरा रहे थे, डर रहे थे कि भैया बैंक बंद हो जाएगा, आरबीआई नियम लगा दिए एक दिन में 5,000 से ज्यादा नहीं निकालना है, तो वो लोग फंस जाएंगे। ऐसे कई बैंक हुए थे महाराष्ट्र में, आपने सुना होगा बैंक वगैरह के बारे में, जिससे काफी ज्यादा लोगों को दिक्कत आई थी। इसलिए सरकार ने कहा है कि अब आपको एक थ्रेशोल्ड फिक्स कर दिया जाता है कि अगर कोई भी बैंक डूबता है तो कम से कम तो आप उसमें से 5 लाख रुपए निकाल ही लेंगे। पहले क्या था कि मान के चलिए मेरे बैंक अकाउंट में 7 लाख रुपए थे, अब इस 7 लाख रुपए में बैंक डूबा तो बैंक मॉनिटोरियम लगा देते थे कि भैया 25,000 से ज्यादा नहीं निकाल सकते हो, 1 लाख से ज्यादा नहीं निकाल सकते हो। अब कह दिया कि नहीं भैया कम से कम तो 5 लाख आपको दे ही देंगे, बचा 2 लाख रुपए। अब इसकी रिकवरी आपको सरकार करेगी, लेकिन ये तत्काल नहीं करेगी, 6-7 महीना साल भर का समय लेगी। तो सरकार की ये एक स्टेप अच्छा है, इससे लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि कम से कम जो मीडियम कैटेगरी के लोग हैं वो लोग भी कहेंगे कि भैया चलो रख देते, कम से कम 5 लाख रुपए तो मेरा सेफ है, बाकी का भी सेफ है, लेकिन थोड़ा लॉन्ग टाइम पे जाने के बाद वो उनको रिटर्न मिलेगा। सरकार ने 2 बैंकों को मर्ज करने की बात कहा है। अब भैया ये कौन से बैंक होंगे इसके बारे में सरकार ने कोई खुलासा नहीं किया है। इस बजट में एनआरआई को भी ध्यान में रखा गया है। एनआरआई वो लोग होते हैं जो विदेश में रह के काम करते हैं। भारत के लगभग 55 से 60 लाख लोग एनआरआई हैं जो अमेरिका, गल्फ कंट्री, सऊदी अरब वगैरह में काम करते हैं। उन लोगों को कहा गया है कि आप भारत में भी आके सिंगल पर्सन कंपनी खोल सकते हैं। देखिए 1 पर्सन कंपनी जो ओपीसी होती है, ये ऐसी कंपनी होती है जिसमें एक सिंगल मालिक रहता है, बाकी सब लोगों को वो स्टाफ हायर करके रख सकता है। इससे के लिए क्या है, ये अच्छे होते हैं। इससे क्या है कि नए नए स्टार्टअप खुल सकते हैं। अगर आपको कंपनी खोलना है तो भैया एक बोर्ड मेंबर बनाओ, ये सीईओ होंगे, ये डायरेक्टर होंगे, ये होंगे, दुनिया भर का तामझाम होता है। जबकि अगर आप सिंगल 1 पर्सन कंपनी या सिंगल पर्सन कंपनी का तो कोई दिक्कत नहीं, आप रजिस्ट्रेशन करा दीजिए, बाकी लोगों को सैलरी पे रख लीजिए, आपकी ये सैलरी, आपकी ये सैलरी, इससे ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी खुलेंगी। और जो भारत में एनआरआई लोग हैं जो विदेशों में है वो वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, उससे बेहतर होगा कि मान के चलिए कोई दुबई में ड्यूटी कर रहा है, काम कर रहा है, तो दुबई से वो भारत में आ जाएगा, सिंगल मैन कंपनी खोल के चला जाएगा, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करा के सिंगल मैन कंपनी यहाँ अपने स्टाफ को हायर करके दे देगा। वो यूएई में भी कमा रहे हैं, उसकी कंपनी यहाँ भी वर्क कर रही है, प्रॉफिट होगा तो उसको भी फायदा होगा, सरकार को टैक्स मिलेगा और रोजगार भी मिलेगा। सरकार ने जिस तरह से टेलीकॉम कंपनी, हमें एयरटेल पसंद नहीं आएगा तो हम जियो ले लेंगे, जियो नहीं पसंद आया वोडाफोन लेंगे, जो मन हम स्विच कर सकते हैं। लेकिन हमारे देश में एक समस्या ये थी कि हम जिस शहर में रहते थे उस शहर में बिजली वितरण की एक ही कंपनी अवेलेबल रहती थी। इस वजह से वो मनमानी करते थे। कभी बिजली बिल किसी का 10,000, लॉकडाउन में सोचो हमारा बिजली बिल 1,60,000 रुपया आया है। अब सोचो ना भैया, मार्च से लेकर जनवरी तक हमारी कोचिंग में एक बल्ब नहीं जला है, 1,60,000 रुपया बिजली बिल दे दिया और ने काट दिया, जमा करिएगा तब देंगे। मनमानी ना होता है ये लोग का। वो लेकर हाँ खूब से खूब क्या कर सकते हैं, हम इंस्टॉलमेंट कर देंगे, आप 50-50 हज़ार करके 3 बार में दे दीजिए, ये मनमानी है। तो ऐसे बिजली बिल अगर मनमानी करती है तो सरकार कह देगी कि अब एक शहर में हम कई तो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को डाल देंगे। अब अलग अलग प्राइवेट कंपनियां भी आएंगी, आपको वो कहेगी भैया हमारे बिजली बिल ले लो, हम 6 रुपया यूनिट देंगे, कोई कहेगा हम 5.5 रुपया यूनिट देंगे, किसी की सर्विस अच्छी, कोई कहेगा रात 2 बजे आइए हम बना देंगे आपको। तो अब आपको आने ये
ये सुविधा आपको तुरंत नहीं मिलेगी। हाँ, आने वाले 2-3 साल में आपको ये देखने को मिलेगा कि आप जब बिजली लेने जाएंगे, जिस तरह सिम खरीदने जाते हैं उस तरह से आपको बिजली वितरण की कंपनियां भी देखने को मिलेगी, जिससे कि साफ सुथरी नीति आएगी और बिजली चोरी भी बच जाएगी। सरकार ने सीनियर सिटीजन जो 75 साल से ज्यादा के एज के हैं उनको कहा है कि भाई साहब अगर आपको पेंशन मिल रहा है, ये सब चीजों पर ITR नहीं लगेगा। और देखिए इनकम टैक्स रिटर्न नहीं लगेगा, मतलब आपको वो जो बैंक वाले हैं वो खुद ही मतलब इनकम टैक्स काट के ही आपको पैसे देंगे। ऐसा नहीं है कि आपको मतलब थोड़ा सा रिलीफ है, ये बहुत बड़ा रिलीफ नहीं है, लेकिन इन लोग को एक चीज का हाँ फायदा है कि इन लोग को CA का चक्कर बार बार नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि ITR फाइल करने में ना CA को हायर करना पड़ता है, फिर एक वो भी लोग सैलरी लेते हैं।